नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम मनी टाइम में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन, जहां आपको मिलेंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। खुदरा महंगाई दर एक बार फिर बढ़कर जून में 4 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई। खुदरा महंगाई बढ़ने की प्रमुख वजह खाद्य महंगाई के लगातार उच्च स्तर पर बने रहना है। जून में खुदरा महंगाई बढ़कर 5.08% हो गई, जो इससे पहले मई में 4.75% थी। इस दौरान खाद्य महंगाई दर बढ़कर 9.4% हो गई। अनाज, सब्जी और दालों की महंगाई दर निरंतर दोहरे अंकों में बनी हुई है। महंगाई की वजह से ब्याज दरों में कम होने की संभावना लगातार कम हो रही है। रेपो दर में कटौती का इंतजार कर रहे लोगों को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बड़ा झटका दिया है। शक्तिकांत दास ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता और खुदरा महंगाई लक्ष्य से ऊपर बने रहने के बीच नीतिगत दर में अभी कटौती की बात करना बहुत जल्दबाजी होगा। दास ने कहा कि महंगाई की मौजूदा दर और इसे 4% पर लाने के लक्ष्य के बीच अंतर को देखते हुए नीतिगत दर के मामले में रुख में बदलाव के सवाल का फिलहाल कोई मतलब नहीं है। जब स्थिर तौर पर खुदरा महंगाई 4% के आसपास रहेगी, तभी नीतिगत रुख में बदलाव के बारे में सोचा जाएगा। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 में महंगाई दर 4.5% रहने का अनुमान जताया है। ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 8.25% की नई ब्याज दर का भुगतान शुरू कर दिया है। हालांकि अभी नई ब्याज दर का भुगतान पीएफ योजना से बाहर निकलने वाले सदस्यों के फाइनल पीएफ सेटलमेंट पर किया जा रहा है। सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ईपीएफ पर 8.25% ब्याज को मई में मंजूरी दी थी। ईपीएफओ ने बताया कि उसने अब तक 23,04,516 दावों का निपटान नई ब्याज दर के साथ किया है। इसमें सदस्यों को 926 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इस साल अप्रैल-जून तिमाही में सोने की मांग सालाना आधार पर 15% घटी है। सोने की मांग घटने की प्रमुख वजह इसकी कीमतों में लगातार आ रहा उछाल है। इस वजह से उपभोक्ताओं ने सराफा बाजार से दूरी बना ली है। जुलाई में शादी की बहुत कम तारीख होने के कारण गोल्ड ज्वेलरी की मांग सुस्त बनी हुई है। इस साल जनवरी से लेकर अब तक सोने की कीमतों में 15% से ज्यादा का उछाल आ चुका है। सोने की खुदरा कीमत इस समय 75,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास बनी हुई है। साल 2024 की शुरुआत में सोने की कीमत 64,000 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन ने दावा किया कि गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड में 15% की गिरावट आई है। सोने की नियमित खरीदारी नहीं हो रही है। जानकारों का कहना है कि लोग बजट में सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी घटने का भी इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार अब सरकारी कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन पर जोर नहीं देगी। सरकार 200 से ज्यादा सरकारी कंपनियों में जरूरी बदलाव कर उनका मुनाफा बढ़ाने की कोशिश करेगी। पहले सरकार ने सरकारी कंपनियों के निजीकरण का प्लान बनाया था, लेकिन अब माना जा रहा है कि सरकारी कंपनियों के निजीकरण की कोशिश को विरोध का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नए प्लान का ऐलान कर सकती हैं। इसमें सरकारी कंपनियों की उन जमीनों को बेचने का प्रस्ताव होगा जो बेकार पड़ी हैं। सरकार सरकारी कंपनियों के लिए 5 साल का प्रोडक्शन और परफॉर्मेंस टारगेट भी तय कर सकती है। बैंक खाते में पैसा न होने पर भी अब आप यूपीआई से पेमेंट कर सकेंगे। एनपीसीआई जल्द यूपीआई क्रेडिट लाइन सुविधा की शुरुआत करने जा रही है। इस सुविधा के बारे में 9 महीने पहले ऐलान किया गया था। ये सुविधा प्री अप्रूव लोन के जैसे होगी। ग्राहकों को सिविल स्कोर के आधार पर क्रेडिट लाइन की सुविधा मिलेगी। यूपीआई क्रेडिट कार्ड की सुविधा का लाभ उठाने वालों को ब्याज का भुगतान करना होगा। ब्याज की दर को लेकर एनपीसीआई और बैंकों के बीच बातचीत चल रही है। आईटी कंपनी टीसीएस के बेहतर तिमाही नतीजों ने निवेशकों में उत्साह भर दिया है। आईटी और टेक्नोलॉजी शेयरों में हुई जोरदार खरीदारी से आज बीएसई और एनएसई नई ऊंचाई पर पहुंच गए। सेंसेक्स में 622 अंक और निफ्टी में 186 अंकों का बड़ा उछाल आया। जून तिमाही में टीसीएस को 12,000 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है। इसके बाद टीसीएस के शेयर में 7% का उछाल आया। इसके अलावा इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जेएसडब्ल्यू स्टील, बजाज फाइनेंस और एलएनटी के शेयर भी बढ़त के साथ बंद हुए। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी में बदलने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिल गई है। आरआईएल की वित्तीय सेवा इकाई जियो फाइनेंशियल ने सीआईसी बनने के लिए नवंबर में आवेदन किया था। सीआईसी एक ऐसी होल्डिंग कंपनी होती है जो मुख्य रूप से अपने समूह की कंपनियों के शेयरों और सिक्योरिटी को मैनेज करती है। इस बदलाव के साथ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लैंडिंग, एसेट मैनेजमेंट, बीमा जैसे काम करेगी। पारंपरिक एनबीएफसी के विपरीत जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपनी सहायक कंपनियों के
लिए पेरोल, बीमा से लेकर एसेट मैनेजमेंट और क्रेडिट तक जैसे काम करेगी। म्यूचुअल फंड निवेशकों को बड़ा फायदा हो सकता है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया ने इंडस्ट्री ने सरकार से इक्विटी म्यूचुअल फंड पर कैपिटल गेन टैक्स से छूट की सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक करने की मांग की है। इसके अलावा फंड ऑफ फंड, गोल्ड फंड और ओवरसीज फंड पर भी टैक्स राहत देने की मांग की गई है। इक्विटी म्यूचुअल फंड पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से छूट की मौजूदा सीमा 1 लाख रुपए है। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि 2060 तक भारत की जनसंख्या लगभग 1.7 अरब हो जाएगी। इसके बाद 2062 से जनसंख्या घटनी शुरू होगी, जो 12% तक घट जाएगी। हालांकि इस गिरावट के बाद भी भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना रहेगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले 50 से 60 सालों में दुनिया की आबादी बढ़ेगी। 2080 तक दुनिया की कुल जनसंख्या 10.3 अरब पर पहुंच जाएगी। अभी दुनिया की कुल आबादी करीब 8.2 अरब है। 2054 तक अमेरिका को पछाड़कर पाकिस्तान दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। दिल्ली मेट्रो के यात्री अब ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म अमेजॉन पे के जरिए अपने मोबाइल फोन पर क्यूआर टिकट ले सकते हैं। इसके लिए डीएमआरसी ने अमेजॉन पे के साथ भागीदारी की है। इसके लिए ग्राहक को अमेजॉन पे टैब के तहत दिल्ली मेट्रो क्यूआर टिकट का विकल्प चुनना होगा। फिर उन्हें कहां से और कहां तक जाने का स्टेशन का चयन करना होगा। ऑनलाइन भुगतान कर ग्राहक को उसके मोबाइल नंबर पर फौरन ही क्यूआर टिकट प्राप्त हो जाएगा। इस अनूठी टिकट व्यवस्था की मदद से यात्री चलते फिरते मेट्रो का टिकट खरीद सकेंगे। इससे दिल्ली मेट्रो से रोजाना सफर करने वाले लाखों यात्रियों को परेशानी से फायदा होगा। लग्जरी घरों की अधिक मांग के चलते बाजार में अफोर्डेबल हाउस की आपूर्ति घट गई है। बिल्डर्स भी अब ज्यादा ध्यान लग्जरी घरों पर दे रहे हैं। अप्रैल-जून तिमाही में प्रमुख 7 शहरों में 50 लाख रुपए से कम कीमत वाले घरों की आपूर्ति में 21% की गिरावट आई है। JLL इंडिया के मुताबिक बिल्डर्स के अधिक प्रीमियम फ्लैट पेश करने की वजह से अफोर्डेबल अपार्टमेंट की आपूर्ति में गिरावट आई है। अप्रैल-जून तिमाही में अपार्टमेंट की नई आपूर्ति 5% की वृद्धि के साथ 1,59,455 इकाई रही, जो एक साल पहले 1,51,260 इकाई थी। अप्रैल-जून तिमाही में कुल नई आपूर्ति में अफोर्डेबल फ्लैट की पेशकश 13,277 इकाई रही, जो पिछले साल की 16,728 इकाई से 21% कम है। तो आज के मनी टाइम में फिलहाल के लिए इतना ही है। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दें। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।